डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश कर रहे हैं। और आज से जो हमारा क्लास होगा वो स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित होगा। जहाँ तक फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट ऑफ इंडिया का प्रश्न है या भारत में स्वतंत्रता संग्राम का प्रश्न है, तो ये एक विचारधारा, एक थॉट से जुड़ा हुआ है। और वो विचारधारा है राष्ट्रवाद। यानी भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ या लड़ा गया, वो एक विचारधारा के तहत लड़ा गया। और उस विचारधारा को बोलते हैं राष्ट्रवाद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनलिज्म। तो इसलिए इस क्लास में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि राष्ट्रवाद है क्या चीज, नेशनलिज्म है क्या चीज, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद भारत में क्यों उभरा, या कैसे उभरा, या कब से उभरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या, बिल्कुल सिंपल ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इसका जवाब है कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, ठीक है। एक विचारधारा है, एक फिलॉसफी है, एक थॉट है। और इस विचारधारा का जो उदय हुआ था, वह उदय आधुनिक यूरोप में हुआ। आधुनिक यूरोप। अब ये जो बातें कही जा रही हैं, इसके पीछे बहुत सारे निहितार्थ छुपे हुए हैं। राष्ट्रवाद क्या है? तो एक विचारधारा है। और इसका उदय कहां से हुआ? तो यूरोप से हुआ। ये दो बातें। तो यदि हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा है, तो इसका क्या अर्थ होता है? और दूसरी बात यह कि यदि ये नहीं था, तो फिर इसका क्या प्रभाव था या क्या अर्थ था, इसको समझेंगे। तो इस परिवेश में हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद जो विचारधारा है, वो भूमि में एक निश्चित भूभाग पर निवास करने और उस भूमि से अपना संबंध जोड़ने का विचार है। जब ये स्थापित हुआ तो लोगों का संबंध एक भूभाग से जुड़ गया। लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया कि ये क्षेत्र हमारा है। जब ये नहीं था तो कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता था कि ये क्षेत्र हमारा है। और इसके नहीं रहने पर कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के निवास ग्रहण कर सकता था। कोई रोक टोक नहीं थी। कोई नागरिकता का प्रश्न नहीं था। कोई पासपोर्ट और वीजा लेने का प्रश्न नहीं था। पासपोर्ट और वीजा लेने का जो प्रश्न उत्पन्न हुआ, वो इसी राष्ट्रवाद के चरमोत्कर्ष होने पर। जब राष्ट्रवाद 18वीं शताब्दी तक पूरी तरीके से यूरोप में जम गया, तो इसका उग्र रूप के रूप में हम लोग देखते हैं कि जर्मनी और इटली एक राष्ट्र के रूप में उदित हुए। और इसकी परिणति क्या हुई? प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध वो युद्ध था जिसने स्पष्ट रूप से राष्ट्रवादी विचारधारा के तहत विभिन्न देशों के बीच बाउंड्रियां खींची। जो बाउंड्रियां आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ते हैं, हिंडनबर्ग रेखा, सिगफ्राइड रेखा, आगस रेखी रेखा, 34वीं अक्षांश रेखा, 36वीं अक्षांश रेखा, 49वीं अक्षांश रेखा, विभिन्न देशों के बीच जो खींची गई, ये इसी विश्व युद्ध के बाद खींची गई। और इसी विश्व युद्ध के बाद ये तय हुआ कि अब एक देश के नागरिकता की विचारधारा उभर करके सामने आई, स्पष्ट रूप से, वैधानिक रूप से। दूसरे देश के नागरिक दूसरे देश में तभी जा सकते हैं
जब वो वीज़ा का इस्तेमाल करें, और नागरिकता के लिए पासपोर्ट का होना अति आवश्यक हो गया। तो राष्ट्रवाद इस ढंग से परिभाषित हुआ और इस ढंग से जाना गया और इस ढंग से पहुंचा। अब दूसरा प्रश्न इसमें जो छुपा हुआ था वो क्या था कि यूरोप में क्यों उदित हुआ, एक बहुत बड़ा प्रश्न। तो यूरोप एक ऐसा महादेश है जहां विकास के तहत बहुत सारे परिवर्तन हुए। यूरोप देश प्राचीन काल से विभिन्न साम्राज्य, बड़े बड़े वृहद साम्राज्यों के अधीन रहा। पूरा मध्यकाल एक फ्यूडल सिस्टम, एक सामंतवादी व्यवस्था जिसको मेनर व्यवस्था कहते थे, उसके अधीन रहा, जिसके वजह से पूरा यूरोप गतिहीनता के दौर में चला गया था। लोगों के साथ पशुवत व्यवहार किया जा रहा था। जैसे पशु रहते थे वैसे ही वहां के लोग रहते थे, और 5 या 10% लोग ही संपूर्ण सुविधा का उपभोग करते थे, संपूर्ण धन का उपभोग करते थे। इसके खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया हुई, धर्म सुधार आंदोलन हुए, पुनर्जागरण हुआ, प्रबोधन का युग आया, भौगोलिक खोजें हुई, राजतंत्र प्रभावशाली हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ। ये सारी घटनाएं घटी यूरोप में, और इन घटनाओं का जो अंतिम प्रतिफल था वो ये था कि जनता के मनोनुकूल शासन होना चाहिए, और जनता के मनोनुकूल शासन की विचारधारा जैसे ही आई वैसे ही लोकतंत्र का उदय हो गया। और जब लोकतंत्र का उदय हुआ तो चूंकि इतना युद्ध हुआ था यूरोप में, इसलिए हर क्षेत्र का नागरिक जो था, व्यक्ति था, वो अपने भूभाग को सौम्यों एक अलग भूखंड के रूप में परिभाषित करने लगा, क्योंकि उसको प्राप्त करने के लिए उसको युद्ध करना पड़ा था। और जो एक देश का कंसेप्ट था इसके पहले, कंट्री का, वो राष्ट्र में के कंसेप्ट में, राष्ट्र की विचारधारा में तब्दील हो गया। अब यहां पर 2 शब्द, कितने शब्द? 2 शब्द, उसको हम लिख देते हैं कि इसको, राष्ट्रवाद को परिभाषित करने में 2 शब्दों को पहले आपको जानना अनिवार्य होगा, ठीक है? और ये 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो एक शब्द है देश। देश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंट्री, COUNTRY। और दूसरा हो राष्ट्र। राष्ट्र को क्या बोलते हैं? नेशन। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। प्यार से समझिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आपको अंत तक बने रहना है। ये क्लास पूरा एक ही बार में खत्म करेंगे, टुकड़ों में से खत्म नहीं करेंगे। जब तक राष्ट्रवाद का उदय नहीं हुआ था यूरोप में, यानी आधुनिकता के शुरुआत के साथ, तो उसके पहले भूखंडों को क्या कहा जाता था, कैसा कंसेप्ट था? तो अगर कोई शक्तिशाली राजा कहीं पर अस्तित्व में था और उसके अधीन जो भी भूभाग थे वो एक देश के नाम से जाना जाता था। बात समझ में आ रही है? और उस भूभाग का सीमांकन कोई मैनुअली नहीं किया जाता था, बल्कि राजा का विजय अभियान जहां तक हुआ वहां तक मान लिया गया, और आमतौर पे प्राकृतिक संरचनाएं उसके सीमाओं को निर्धारित करती थी। जैसे कोई पर्वत हो, जैसे कोई नदी हो, जैसे कोई समुंदर हो, तो वहां तक चली गई उसकी फौज, वो उसकी सीमा के अधीन आ गया। क्योंकि उस समय जो यातायात के साधन थे, उन साधनों में ये सारे प्राकृतिक स्थलाकृति एक बैरियर के रूप में था। किसी फौज को किसी बड़े पर्वत को पार करना बहुत मुश्किल होता था,
नदी को पार करना बहुत मुश्किल होता था, समुंदर को पार करना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए ये प्राकृतिक सीमाएं, अगर राजा शक्तिशाली हो तो उसके अधीन उसका क्षेत्र माना जाता था और वो एक देश माना जाता था। लेकिन ये देश की संकल्पना सिर्फ उसके शक्तिशाली होने तक ही था। अगर वो शक्तिशाली नहीं है, उसके विरुद्ध में 4, 5, 6 राजा और पैदा हो गए और उसी भूभाग को आपस में बांट लिया, तो फिर वो देश का जो नामकरण था वो फिर दूसरा नामकरण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये देश जो था वो एक राजनीतिक आधिपत्य का प्रतीक था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लीजिए, तो जिसे हम आज भारतवर्ष मानते हैं, तो आरंभ में इसका स्वरूप क्या था? आर्यों का विस्तार आरंभ में सप्त सैंधवा क्षेत्र तक हुआ, तो उसको सप्त सैंधवा क्षेत्र कहा गया। उसके बाद वो लोग गंगा जमुना तक आए तो वो मध्य देश कहा गया, ब्रह्मर्षि देश कहा गया। फिर उनका विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक हो गया, तो इसको मध्य देश कहा गया। फिर उनका विकास गंडक नदी तक हुआ, तो इसको आर्यावर्त कहा गया। तो ये सब देश में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे दक्कन तक विजय अभियान किया, इसको भारतवर्ष कहा गया। क्योंकि भरत ऋषि के नाम पर सबसे प्रथम नामकरण भारतवर्ष पड़ा था। तो भारत संतति शब्द एक देश के लिए जो सबसे पहली बार प्रयोग किया वो चाणक्य ने प्रयोग किया, और इसका एक सीमांकन हुआ। तो हम इतने एग्जाम्पल्स देके आपको क्या समझ आ रहा है कि भारत देश या भारतवर्ष की जो संकल्पना डेवलप हुई वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हुई, और इसमें राजनीतिक शक्ति ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर बाद के कालों में क्या हुआ, जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय समाप्त होता है तो फिर ये देश अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो देश या कंट्री शब्द का नामकरण है, ये राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के बाद किसी भूभाग के लिए संकल्पित एक टर्मिनोलॉजी है, एक नाम है, और ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। उसके स्थान पे राष्ट्र एक आधुनिक और नवीन शब्द है। इसलिए इसका उदय कैसे हुआ वो जानना काफी जरूरी है। क्लियर? बोलचाल की भाषा में देश राष्ट्र सब आप एक ही मानते हैं, क्योंकि आज भी राजनीतिक प्रभुत्व है तो वो देश भी है और राष्ट्र भी है। लेकिन दोनों के उदय में, दोनों के अस्तित्व में एक महान अंतर है, और ये समझाने का उद्देश्य उन्हीं अंतरों को स्पष्ट करना है। क्लियर? अब देखिए, जरा गौर से समझते रहिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ रहा है। ये जो राष्ट्र उभर करके सामने आया, ठीक है, ये राष्ट्र जो है एक विचारधारा के तहत उभर करके सामने आया। क्या आया? एक फिलॉसफी के तहत, यूं ही नहीं। और फिलॉसफी क्या थी वो जान लीजिए। तो फिलॉसफी जो थी वो ये थी कि एक भाषा, एक जाति, एक धर्म और एक संस्कृति। यह संस्कृति छोड़ दीजिए, एक धर्म के मानने वाले लोग, एक धर्म के मानने वाले लोग या लोगों को एक निश्चित भूभाग में, एक निश्चित भूभाग में एक साथ रहना चाहिए, एक साथ
रहना चाहिए। ठीक है साहब। तो इस विचारधारा था, तो इस विचारधारा के तहत जो देश उभरा, क्या हुआ? जो देश उभरा, कितना सुंदर से पढ़ा रहे हैं आपको, वो राष्ट्र कहलाया। ठीक है। और इस विचारधारा के तहत जो वाद उभरा, वाद माने इज्म, वाद मतलब इज्म ISM मतलब थाउट, विचारधारा। जो वाद उभरा, उस वाद को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद। क्लियर? अब देखिए, ये जो राष्ट्रवाद का उदय था, ये जो राष्ट्रवाद का उदय था, ये कहाँ हुआ? तो ये सबसे पहले यूरोप में हुआ। कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। और इसकी परिणति देखी गई वहां। इसकी परिणति देखी गई। परिणति माने इसका रिजल्ट, परिणाम। ठीक है। इसका देखा गया। कैसे देखा गया? तो इसकी परिणति देखी गई जर्मनी के एकीकरण में। जर्मनी के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण में, बुल्गारिया के उदय में। कहां देखा गया? बुल्गारिया के उदय में। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में देखा गया। यूनान माने ग्रीस। बाल्कन क्षेत्रों में देखा गया। बाल्कन क्षेत्रों में देखा गया। बात समझ में नहीं आ रही है आपको? समझिए इसको कि जर्मनी और इटली में जो राष्ट्रवादी विचारधारा थी, वो क्या कि जर्मन देश जर्मनियों के लिए, जर्मन देश जर्मनियों के लिए, नन जर्मन के लिए नहीं। और जर्मन एक आर्य जाति है जिसको विश्व पर शासन करना है। नतीजा के तौर पर बिस्मार्क के नेतृत्व में जो 300 प्रिंसिपैलिटी में जर्मनी बटा हुआ था, कभी एक राष्ट्र कहलाया ही नहीं इतिहास में। वो एक राष्ट्र बन गया। इटली ने कहा कि जो लोम्बार्डी, वेनेशिया, साइलेशिया, सिसिली, ये सब जो क्षेत्र अलग अलग बटे हुए हैं, इसमें राष्ट्रवाद के भावनाओं को उभारा। और जो ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ये सब का कब्जा था अलग अलग क्षेत्रों में, इस भावना से उन लोगों को युद्ध के माध्यम से बाहर भगाना पड़ा। और गैरिबाल्डी ने हथियार डाल दिया मेजनी के सामने। तो वहां जो राष्ट्रवाद के तहत इटली का एकीकरण हुआ। अब आगे आइए तो बुल्गारिया, या बुल्गारिया को बाल्कन क्षेत्र से ही मिला करके पढ़िए। तो कल ही आपको हम बताया था कि ये जितना क्षेत्र था तो खिलाफत उस्मानिया के अधीन था। और खिलाफत उस्मानिया एक इस्लामी हुकूमत थी। और यहाँ जो लोग थे बाल्कन के क्षेत्र में, वो विविध भाषा भाषी लोगों के थे। कुछ लोग सर्बिया भाषा बोलते थे, कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते थे, कुछ लोग स्लाव भाषा बोलते थे, कुछ लोग बुल्गारियन भाषा बोलते थे। सबकी संस्कृति अलग थी।
तो यहाँ भी भाषा, धर्म और जाति के आधार पर पहचान का मामला उठ गया। और जब उठा तो क्या हुआ, यही बाल्कन का क्षेत्र जो है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना। और वहाँ इसी राष्ट्रवादी भावना के तहत विभिन्न देश जैसे चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, बुल्गारिया, ये सब देश वर्तमान समय में प्रथम विश्व युद्ध के बाद उभर करके सामने आए। तो राष्ट्रवाद का जो यह रूप था कि एक भाषा, एक जाति, एक धर्म और के मानने वाले लोग एक भूभाग में रहें, तो वो एक राष्ट्र कहलाएगा। और जिस विचारधारा के तहत वो राष्ट्र संचालित होगा, वो विचारधारा राष्ट्रवाद कहलाएगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? साफ साफ बोलिए। अब देखिए आगे जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये कि ये जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी, ठीक है, जो अभी पढ़ाएं ये वाला समझ जाइएगा ना, ऐसा एरो बनाएंगे तो ये पारंपरिक थी। क्या थी? ट्रेडिशनल कह लीजिए। होता है ना कि पारंपरिक बात आप कह रहे हैं, पारंपरिक बात माने जिससे सबको भला नहीं हो, एक ट्रेडिशनल थॉट था। क्या था? इसके स्थान पर एक आधुनिक विचारधारा है, ठीक है, आधुनिक विचारधारा है। और आधुनिक विचारधारा जो आया, इस आधुनिक विचारधारा का जो जन्मदाता था उसका नाम जान लीजिए। इस आधुनिक विचारधारा का जन्मदाता अर्नेस्ट रेनन था। अर्नेस्ट रेनन। हाँ, अर्नेस्ट रेनन। एक्चुअली में ये फ्रांस का दार्शनिक था और किसी विश्वविद्यालय में इसने अपना राष्ट्रवाद पर एक शोध पत्र प्रकाशित किया। क्या प्रकाशित किया? शोध पत्र प्रकाशित किया। और उसमें बताया इसने कि जो राष्ट्रवाद के जिस विचारधारा के तहत उभरा है, वो राष्ट्रवाद का जो आउटपुट है, राष्ट्रवाद के आउटपुट का अर्थ हुआ कि राष्ट्रवाद के कारण जो परिणाम निकलेगा उस परिणाम के अनुकूल वो नहीं है। इसलिए वैसा राष्ट्रवाद बहुत दिनों तक नहीं चल सकता है। इसका क्या था कि इस अर्नेस्ट रेनन का जो विचार था वो ये कि जो आपको ठेठ भाषा में समझा देते हैं यहाँ पर, कि जो पारंपरिक विचारधारा थी, जो पारंपरिक विचारधारा थी अर्नेस्ट रेनन के अनुसार, वह विचारधारा लोकतंत्र के विरुद्ध थी। लोकतंत्र के विरुद्ध थे। कैसे? क्योंकि ये तो मान रहा था कि एक जाति, एक धर्म। हाँ, भारत में राष्ट्रवाद का विकास। अच्छा अच्छा, राष्ट्रवाद का विकास। ये आप लोग से गप करते हैं ना, उसमें ही सब गलती हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसने क्या कहा, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो राष्ट्रवाद है, जिस राष्ट्रवाद जो विचारधारा उभरा, वो किसी कारणवश उभरा था, यूं ही नहीं उभरा था। दुनिया में जितने प्रकार की शासन व्यवस्था पूर्व से चली आ रही, जैसे राजतंत्र, साम्राज्यवाद चला, ग्रेट एम्पायर का युग था, जैसे रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर के साहब तीनों महादेशों पे हुकूमत उसकी थी, तो उससे भी पब्लिक का भला नहीं हुआ। ग्रेट रोमन एम्पायर में भी जनता को पशुवत व्यवहार किया जाता था। फिर पूरा मध्यकाल यूरोप का एक डार्क एज था, क्योंकि सामंती शक्तियां जो थी वो जनता को कोई अधिकार नहीं देती थी, पशु तुल्य व्यवहार करती थी। इसके वजह से
आधुनिक युग में नए नए विचारधारा के तहत नए नए आंदोलन हुए, कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जान दी। तो सभी लोगों के कुर्बानियों का प्रतिफल क्या था कि अब पूर्व के जितनी शासन व्यवस्था है वो सारी की सारी शासन व्यवस्था गलत है। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर, दिदरो, ये सब दार्शनिक थे जिन दार्शनिकों ने बाजाब्ता तौर पे एक नए शासन की व्यवस्था का दर्शन कराया, और वो व्यवस्था क्या था? जनता का शासन, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। ये तो खैर अब्राहम लिंकन ने कहा था, लेकिन अब्राहम लिंकन जब घटना घट गई तो अंतिम में कहा उसने। एक्चुअली में ये जो विचारधारा थी, ये रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और दिदरो जैसे दार्शनिकों द्वारा एक लंबे समय से, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में इसीलिए हुआ कि इन दार्शनिकों ने राजतंत्र के विरुद्ध घोर विचारधारात्मक आंदोलन चलाया था। तो इतने लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जो जान दिया वो लोकतंत्र के लिए दिया। तो अर्नेस्ट रेनन का कहना है कि जिस वजह से इतने लोगों ने जान की कुर्बानियां दी, यानी राष्ट्र की संकल्पना को उभारा, तो वो तो लोकतंत्र के लिए उभारा था, और पारंपरिक विचारधारा जो है वो लोकतंत्र के विरुद्ध है। क्यों विरुद्ध है? क्योंकि अगर एक जाति, एक धर्म, एक नस्ल के लोग को रहने वाले को ही राष्ट्र बोलेंगे, तो फिर इससे तो पूरा विश्व में कहीं ऐसा भूमि नहीं मिलेगा जहां सिर्फ एक ही जाति, एक ही नस्ल के लोग रह रहे हैं। विविधता कम और बेश हर जगह है। यहां तक कि उसने कहा कि यूरोप को ही ले लीजिए, क्या संपूर्ण यूरोप में एक भाषा बोली जाती है? यूरोप को ही ले लीजिए तो क्या जाति के आधार पर संपूर्ण यूरोप में एक ही प्रकार की जातियां हैं? तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रवाद के इस स्वरूप को अगर ये कीजिएगा तो फिर यूरोप में ही युद्ध शुरू हो जाएगा। और बाद के कालों में आपने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध राष्ट्रवाद के इसी रूप के कारण हुआ था। तब क्या हुआ कि विरुद्ध है, अतः राष्ट्रवाद की एक दूसरी विचारधारा उभर करके सामने आई। राष्ट्रवाद की एक दूसरी विचारधारा उभर करके सामने आई, ठीक है ना? दूसरी विचारधारा उभर कर सामने आई, या कहिए कि उभरी। वेरी गुड, उभरी। और वो विचारधारा क्या था कि विभिन्न जाति, नस्ल, धर्म के मानने वाले लोग, के मानने वाले लोग एक राष्ट्र के अधीन, एक राष्ट्र के अधीन रह सकते थे। तो एशिया और अफ्रीका में, कहां? एशिया और अफ्रीका में अधिकांश जो राष्ट्र बने, अधिकांश राष्ट्र बने वो इसी विचारधारा के तहत बने। ये दूसरा विचारधारा था ना, इसी विचारधारा के तहत बने, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखिए, इस प्रकार से अर्नेस्ट रेनन ने एक लकीर खींच दी कि राष्ट्रवाद का मतलब जो पहले समझा जाता था
कि एक जाति, एक धर्म, एक नस्ल के लोगों का भूभाग वो गलत था। अब राष्ट्रवाद का मतलब ये हो गया कि भूभाग तो निश्चित होगा, लेकिन उसे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न नस्ल के लोग एक साथ रह सकते हैं। और पूर्व में जो यूरोप में निर्धारण हो गया, अब जो इसके बाद जो राष्ट्र बनेंगे या बना, उसमें ये दूसरी प्रकार की विचारधारा पाई गई। अब देखिए, यूरोप में जो विचारधारा के तहत उतनी सारी बनी थी, तो ऐसा नहीं हुआ कि उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। उसने भी आगे चल करके इसी व्यवस्था को अपना लिया, राष्ट्रवाद के इसी स्वरूप को अडॉप्ट कर लिया। और अडॉप्ट क्यों कर किया? अडॉप्ट इसलिए किया, अंगीकरण इसलिए किया राष्ट्रवाद के स्वरूप को, कि उन देशों के अंदर भी, यूरोप के विभिन्न देशों के अंदर भी एक मुख्य भाषा, एक मुख्य जाति की बहुसंख्यकता तो थी, लेकिन वहां भी भाषाई अल्पसंख्यक या जातीय अल्पसंख्यक का अस्तित्व हर देश में था। और देश के विकास के लिए जो एक भाषा, एक जाति, एक धर्म का मॉडल था, वो नाकारा साबित हो चुका था। तो इसलिए थक हार करके उन यूरोपीय देशों ने भी उसी दूसरे मॉडल को अपनाया और उस दूसरे मॉडल को आगे बढ़ करके अपनाया कि अब दूसरे देश के नागरिक अगर उनके देश के हित में अच्छा काम करते हैं तो ऐसे नागरिकों को अपने यहां प्रश्रय देना शुरू किया और नागरिकता देना शुरू की। और नतीजा क्या हुआ कि यूरोप के ऐसे देश अधिक विकसित हो गए। कितनी सुंदर बात। तो कुमंडुकता में रह करके राष्ट्रवाद को पढ़ना अपने स्वयं के लिए अहितकारी है। अब और आगे सफर बढ़ाते हैं ताकि आज के क्लास में एक जो नेशनलिज्म शब्द आपके लिए था वो कभी मुश्किल खड़ा नहीं करे। ठीक है। अब राष्ट्रवाद के उदय में एक दो पक्ष और आपको देखना होगा। अभी दो बातें और पढ़ाएंगे। उसमें एक पहली बात ये होगा कि जो राष्ट्रवाद का जो उदय है, के उदय में दो पक्ष शामिल होते हैं। दो पक्ष शामिल होते हैं, है ना साहब? होते। एक पक्ष जो होता है आर्थिक होता है। क्या होता है? और दूसरा पक्ष जो होता है उसको हम लोग सांस्कृतिक बोल सकते हैं। जो राष्ट्रवाद उदित होता है वो इन्हीं दो पौधों के बीजों से उदित होता है। यानी आर्थिक एक बीज मान लीजिए और सांस्कृतिक दूसरा बीज मान लीजिए। तो इन्हीं दो बीजों से राष्ट्रवाद नामक एक वट वृक्ष बन जाता है, एक बड़ का पेड़ बन जाता है। बड़ का पेड़ की आयु बहुत ज्यादा होती है, पता है कि नहीं? इसलिए हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वट वृक्ष। अब देखिए, आर्थिक का मतलब क्या हुआ कि जब आप इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस करेंगे, बड़ा प्यारा चीज समझा रहे हैं और अच्छे से समझिए आप। जब आप एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस करेंगे तभी आपके विरुद्ध कोई वाद पैदा होगा। अगर आप आर्थिक शोषण नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध कोई भावना पैदा नहीं होगी। यदि आप आर्थिक शोषण करते हैं तो आपके विरुद्ध भावना पैदा होगी। अगर आप आर्थिक शोषण नहीं करते हैं तो आपके विरुद्ध कोई भावना पैदा नहीं होगी। एक सेंटेंस है। अब देखिए कि जर्मनी में क्या हो रहा था। तो जर्मनी लगभग 300 प्रिंसिपैलिटी में बटी हुई थी और उसमें एक क्षेत्र ऐसा था, नाम उसका भूल रहे हैं थोड़ा, जो बड़ा था प्रिंसिपैलिटी,
खैर आएगा तो बता देंगे, ठीक है, नहीं उसमें नहीं मिलेगा। मतलब 300 रियासतों में एक था जो क्षेत्रफल में बड़ा था थोड़ा, और उसकी स्थिति थोड़ी अच्छी थी। तो उस रियासत में जो टैरिफ बैरियर थे वो नहीं था, माने कर वसूली करने वाले बैरियर, और बाकी में टैरिफ बैरियर बहुत थे, हर कदम करने पे बैरियर। तो जर्मनी का वो जो क्षेत्र था जहां टैरिफ बैरियर नहीं था, वहां विकास ज्यादा हो गया, और जहां टैरिफ बैरियर बाकी सारे क्षेत्रों में अधिक था, वहां जो है वो विकास बाधित हो गया। तो ऐसे में लोगों ने समझा कि जो जर्मनी पर विभिन्न भागों पर ऑस्ट्रिया का, फ्रांस का या अन्य देशों के राजकुमारों का कब्जा है, और ये जो हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं, इस वजह से हम पिछड़े हुए हैं, हम अलग हैं, इसलिए इन लोगों को भगाओ यहां से, तो हमारा आर्थिक शोषण बंद हो जाएगा। तो इन लोगों को भगाओ जर्मन क्षेत्रों से, तो आर्थिक शोषण बंद। तो भागने के बाद कोई तो शासन व्यवस्था स्थापित होगी ना, कोई तो वाद होगा। तो ऑटोमेटिकली वे वाद, चूंकि फ्रांस के मांटेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर, दिदरो ने जो वाद दिया था वो एक लोकतंत्रवाद था, तो उसके दर्शन जर्मनी में भी होगा। और ऐसी परिस्थिति में आर्थिक एक्सप्लॉयटेशंस, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस के खिलाफ जर्मनी में राष्ट्रवाद उभरा और जर्मन एक राष्ट्र बना। तो आर्थिक का जो है सबसे ग्रेट एग्जांपल, हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ठीक है ना, हर देश पर ये अलग अलग लागू होगा। लेकिन सांस्कृतिक का क्या, तो ये इसका अच्छा दर्शन इटली में मिलता है। इटली में जो लोम्बार्डी, वेनेसिया, सार्डिनिया, पिडमॉन्ट, सेसिल्स, सिसिली, ये सब जो प्रांत थे, तो ये सब प्रांत, कुछ प्रांत जो थे वो जर्मनी के, सॉरी, ऑस्ट्रिया के अधीन थे, कुछ प्रांत फ्रांस के बुर्बो वंश के अधीन थे, कुछ अलग अलग राजकुमारों के अधीन थे जो दूसरे देशों के राजकुमार थे। और ऐसी परिस्थिति में 3 व्यक्ति वहां पैदा होते हैं, मैजनी, काबूल और गैरिबाल्डी। शुरुआत जो है मेजनी ने की, आगे काबूल ने बढ़ाया, और काबूल और गैरिबाल्डी के बीच संघर्ष हुआ। तो संघर्ष का फैसला राष्ट्रवाद के नाम पर हुआ कि पूरी इटालियन जाति जो है एक सांस्कृतिक यूनिट है, इसलिए गैरिबाल्डी आप अपने सिसिली की कुर्बानी इटली के बाकी क्षेत्रों में जो एकीकरण हुआ है उसमें विलय करके की। तो गैरिबाल्डी जिसके वजह से एकीकरण पूरा नहीं होता, लास्ट में जो विदेशी शक्तियां थी बहुत प्रतिक्रियावादी हो गई थी, तो उसकी फौज ने जीता था सिसिली को। तो लास्ट में राष्ट्रवाद के नाम पर, और वो कैसा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर, गैरिबाल्डी ने काबूल के हवाले कर दिया पूरे सिसिली को, और एक छोटा सा पोटली में अनाज का दाना लेके उठा कि चले अब अपने खेत में इस अनाज को बोके फिर किसान की तरह जीवन व्यतीत करें। तो किसी देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन सकता था, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के कारण उसने अपने पूरे जीवन की कुर्बानी दी। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जो देश बना, उसका सबसे ग्रेट एग्जाम्पल कौन था? ठीक है। अब देखिए, भारत जो था ये दोनों का मिश्रण था, यानी सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों। ठीक है, कैसे था? तो अब थोड़ा सा पीछे में आपको जाना पड़ेगा कि तुर्क थे, मुगल थे, अंग्रेज थे, और पीछे जाइए तो शक थे, यमन थे, हुन थे, कुशान थे, बहुत सारी विदेशी जातियां आई। इन विदेशी जातियों के खिलाफ आंदोलन या विद्रोह या बाहर निकालने की भावना क्यों नहीं आई?
अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों आया, इसका राज आज क्लास में खोलेंगे। और इसको पढ़ाने से पहले एक बात स्पष्ट रूप से बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हालांकि ये बात बोलने में हम पर इल्जाम भी लगता है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण हम लोगों के पास उपलब्ध हैं और उन ऐतिहासिक प्रमाणों को झुठलाने से हम लोग को नुकसान होगा। ऐतिहासिक प्रमाणों के सत्य को स्वीकार करने से ही देश का भला होगा। और वो सत्य क्या है कि सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता थी और विशेषता थी सर्वधर्म समभाव। सारे धर्म के सनातन धर्म में किसी दूसरे वाद या पंथ के लिए विरोध का अर्थ ही नहीं था। विरोध करने से उनका अपना धर्म की हानि हो रही थी। इसीलिए आप गौर से देखिए तो शक आए तो वो भी समाहित हो गए सनातनी में, खून आए वो भी समाहित हो गए, कुषाण आए वो भी कहीं मिलता है। ये सब शक खून कुषाण कहाँ गया, सब चीन तो भागा नहीं, रहा यहीं। तो ये जो विचारधारा थी सनातनी विचारधारा बहुत वाइड रेंज ली हुई थी, इसका हृदय बहुत विशाल था। इसीलिए ईमानदारी से जो लोग आए तो सब के सब समाहित होते हुए चले गए। क्लियर? अब तुर्क और मुगलों की जहां तक बात है तो ये समाहित नहीं हुए इसमें, बल्कि इनके और इनके बीच समन्वय हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ। समन्वय क्यों हुआ, कोऑर्डिनेशन क्यों हुआ? क्योंकि लंबे समय गुजरने के बाद सनातन विचारधारा में भी कुछ विकृति आ गई और जो नए आगंतुक थे उनके पास एक नया विचारधारा हर एतबार से था। तो परिवर्तित परिस्थितियों में उन दोनों के बीच सबसे बेहतर, इसमें बहुत लंबा बहस हुआ है, फैसला तलवार से नहीं हुआ है। यहाँ दोनों के बीच में फैसला शास्त्रार्थ से हुआ है और शास्त्रार्थ किन लोगों ने किया तो योगियों ने किया और सूफियों ने किया। और इस शास्त्रार्थ के बाद अब गौर से आप देखिएगा कि कुछ बातें भारतीय संस्कृति, अब यहां पर आप नोट कीजिएगा बहुत गौर से, कुछ स्थिति में भारतीय संस्कृति में कुछ बातें हिंदुओं की शामिल हो गई, कुछ बातें इस्लाम की शामिल हो गई और इससे एक नया कंपोजाइट कल्चर का निर्माण हुआ जो इस परिवेश के लिए उत्तरदायी था। अब इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे क्या होता है कि भारत में जो राष्ट्रवाद उदित हुआ उसकी शुरुआत आर्थिक से हुई। किससे हुई? क्योंकि पीछे के जो जातियां थी, चाहे मुगल हो, तुर्क हो, शक हो, कुषाण हो, उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया। जो धन इस धरती से कमाया वो 100% उसका निवेश यहीं कर दिया, यहीं के होके रह गया। और जो अंग्रेज आए उनका उद्देश्य यहाँ का पूर्णतः आर्थिक शोषण है। एक स्पंज के तरह कहता है कि गंगा से स्पंज डाल करके पानी को सोखा जाता था और फिर टेम्स में जाकर के उसको निचोड़ दिया जाता था। तो इससे दरिद्रता आई, पॉवर्टी आई। नतीजा के तौर पर जो सनातनी लोग थे वो शरीफ थे, बेवकूफ नहीं थे। तो जब शराफत का उनके साथ व्यवहार किया गया तो तुर्कों को, मुगलों को, यहाँ के भक्तों ने, संतों ने गले लगाए। प्रभाव यहाँ राजतंत्रों का नहीं, कभी नहीं रहा। प्रभाव हमेशा जो है धार्मिक पक्ष के लोगों का रहा। तो जब गले लगा लिया इन लोगों ने, हम आप जो ये बात बोल रहे हैं कल ही पढ़े हैं, आरसी राय चौधरी का जो यहाँ के कलेक्टर थे 1957 में, उन्होंने गया गेजेटियर जो लिखी उसमें ये सब बातें हैं, भूलिएगा तो आपको दिखला देंगे। कोई अनैतिहासिक बात हम आपको नहीं पढ़ा रहे। ये जो कोलैबोरेशंस हुआ, इस कोलैबोरेशंस ने मजबूर कर दिया कि हम एक ऐसी संस्कृति के तहत अपने आप को उदित करें जो संस्कृति इस राष्ट्रवाद के भावना से मिलती जुलती थी। कितनी सुंदर बात। इसलिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय आर्थिक शोषण से हुआ।
लेकिन आगे चल कर करके वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने कहा था कि दो बात है, तो राष्ट्रवाद के उदय में और पक्ष शामिल है। ठीक है, राष्ट्रवाद के उदय में, राष्ट्रवाद के उदय में दो पक्ष और शामिल हैं, सॉरी, दो पक्ष और शामिल हैं, और शामिल है। अगर लिखने में थोड़ा सा कहीं गड़बड़ तो आप लोग टोकिएगा, ठीक है ना, इसलिए बाद में आप ही को लॉस होगा। एक है कि राष्ट्रवाद का रूप अस्थैतिक है, यानी एस्थेटिक, और दूसरा गतिशील, यानी डायनेमिक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो राष्ट्रवाद का वो चेहरा जो पारंपरिक था, जिसको हम लोग यहां पढ़े, ठीक है, एकदम कंफ्यूजन नहीं ना हो रहा है, जो पारंपरिक चेहरा था वो एस्थेटिक है, स्टैटिक है। हम भाई किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक भाषा एक जात एक धर्म वाला, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, वही रहेगा। तो स्टैटिक है, एस्थेटिक है, जिसके बहुत कम दर्शन आपको होंगे। लेकिन राष्ट्रवाद का अधिकांश रूप गतिशील है। तो गतिशीलता तीन रूप में है, गतिशीलता तीन रूप में है। ये जो गतिशीलता है वो उसके तीन रूप हैं। कितने रूप हैं? तीन रूप। तीनों रूप देख लीजिए। एक उदार राष्ट्रवाद, एक उदार राष्ट्रवाद, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लिबरल नेशनलिज्म। दूसरा राष्ट्रवाद, इसको बोलेंगे नेशनलिज्म। और तीसरा उग्र राष्ट्रवाद, यानी एक्सट्रीम नेशनलिज्म। गतिशील डायनेमिक नेशनलिज्म चल रहा है, उसके आधार पर नेशनलिज्म के तीन रूप हम लोग देखेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई व्यवधान नहीं समझने में। तो जिसका पहला रूप है उदार राष्ट्रवाद, इसमें यह विचारधारा है कि हमारे हित दूसरे के हित से टकराते नहीं, सबको विकास करने की इजाजत है। हम भी डेवलपमेंट करें, आप भी डेवलपमेंट कीजिए, और दोनों एक दूसरे के डेवलपमेंट में सहयोग करें। तो राष्ट्रवाद का जो ये रूप होगा ना, उसको उदार राष्ट्रवाद बोलते हैं, लिबरल नेशनलिज्म बोलते हैं। और जब सिर्फ राष्ट्रवाद का रूप हम लोग देखते हैं तो इसमें कि हम अपना करेंगे, आप अपना कीजिए, सहयोग नहीं होगा। हमारा हित मेरे लिए है, आपका हित आपके लिए है। ऐसा नहीं है कि आपका हित सध रहा है तो मेरा भी सध जाएगा, या मेरा सध रहा है तो आपका भी सध जाएगा। बात समझ में आ रही है? दोनों के हित अलग अलग हैं। उदार राष्ट्रवाद में माना जा रहा था कि दोनों के हित एक ही हैं, विकास करना। राष्ट्रवाद में माना जा रहा है कि दोनों विकास करना है, लेकिन दोनों के हित अलग अलग हैं। दोनों साथ साथ पैरेलल विकास नहीं कर सकते हैं। और उग्र राष्ट्रवाद में है कि दोनों के हित एक दूसरे के विरोधी हैं।
यानी अगर हम विकास करेंगे तो आपकी उन्नति होगी ही, और आप विकास कीजिएगा तो उससे मेरी उन्नति होगी। यानी उग्र राष्ट्रवाद इस विचारधारा के तहत है कि हमारा विकास दूसरे की उन्नति की कीमत पर होगा। एक्सप्लॉयटेशन। तो यही एक्सट्रीम नेशनलिज्म का परिणाम था प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध। देखा देखी। क्यों? क्योंकि जर्मनी और इटली ने यह मान लिया कि हम ही आर्य नस्ल के हैं, बाकी लोगों को हमारे अधीन होना चाहिए, और लोगों ने अपना विस्तार कर लिया है, मेरे लिए भूमि कम है, तो हम अब सैनिक शक्ति के बल पर जो है अन्य यूरोपीय देशों की तरह अपना उपनिवेश बनाएंगे, तभी हमारा हित सधेगा। और इसमें अन्य यूरोपीय देशों के परिवेश में हमारा हित उनके विरुद्ध है, इसलिए हमको युद्ध करना पड़ेगा। तो उग्र राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है वो बड़ा डेंजर चीज है, ये सही चीज नहीं है। दो नेशनलिज्म का जो गतिशील रूप है, एक उदार राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद, यहां तक मामला ठीक है, बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन नेशनलिज्म का उग्र रूप, जब युद्ध ही उसका परिणाम है, तो युद्ध से तो किसी को लाभ नहीं होता है। आज नेशनलिज्म के बुनियाद पे यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, और तो कोई बात नहीं है। उसमें क्या है, यूक्रेन तो पूरा पूरा तबाह हो गया एक व्यक्ति के जिद की वजह से, और रूस को भी बहुत तबाही हुई। अगर ये विस्तार यूरोप के अन्य देशों में हो जाएगा, जैसे अब होने जा रहा है कि नाटो ने साहब यूक्रेन को अपना सदस्य बनाने की सहमति दे दी। अब सहमति दे दी, अगर वो नाटो का सदस्य बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, उस एग्रीमेंट में ये बात शामिल है ना कि नाटो के किसी भी देश पर अगर कोई देश आक्रमण करेगा तो संपूर्ण नाटो पर आक्रमण माना जाएगा, और नाटो के सभी देश उसके विरुद्ध सैनिक अभियान करेंगे। तो इस वजह से तो आप तृतीय विश्व युद्ध के तरफ ले जा रहे हैं इस राष्ट्रवाद के चक्कर में। तो ये सोचने की जरूरत है पीपल को, जनता को, क्योंकि भुक्तभोगी अंततः वही होता है। शासन में जो लोग रहते हैं वो तो हवाई जहाज से टुक टुक बैठ के कहीं ना कहीं भाग जाएंगे, उनको आसमान ही प्रोटेक्शन मिलेगा दूसरा हेलीकॉप्टर से, इस जहाज को नहीं कोई मिसाइल से दागे। लेकिन आपको और हमारे लिए जो है कोई इस तरह का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, वो बम गिरेगा तो मरेगा। तो छात्रों, ये था राष्ट्रवाद को एक तरीके से कहिए कि हमने आज के क्लास में परिभाषित किया। ठीक है, जस्ट ए मिनट, ये जो टॉपिक था, आप चूंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा आपको। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, असल ये हमको पढ़ाना था, ठीक है। लेकिन राष्ट्रवाद क्या है वो हमने पढ़ाया है, इसलिए इसको हम भाग 1 कर देते हैं, है ना। और कल के क्लास में हम इसका दूसरा भाग में भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसको भी बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़ना है। अगर आज के क्लास में उसको हम पढ़ा देते हैं तो हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, ठीक है। इसलिए बेहतर ये है कि कल के क्लास में हम लोग इस टॉपिक का द्वितीय खंड पढ़ेंगे। हम समझते हैं कि आपकी क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा इसे खूब शेयर कीजिए और लोगों के पास पहुंचाइए, और तब तक के लिए धन्यवाद।